ओके, सो इन दिस सेक्शन वी आर रिवाइजिंग ESG कंसिडरेशन इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं LOSD से, इवेल्युएटिंग ESG अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो अपन सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर बात की गई है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब है ऐसे बॉन्ड्स जिनको इशू किया गया हो टू रेज फंड फॉर एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन, यानी कि ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर जो पैसा उठाया गया उसका यूज किया जाएगा जिससे कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सके एनवायरमेंट के अंदर। हाउएवर यहाँ पे कंसर्न ऑफ ग्रीन वॉशिंग, इसका मतलब है कि जो पैसा उठाया गया था जो कि एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन के लिए यूज किया जाना चाहिए था वो किसी और चीज के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि नॉट यूजिंग द फंड फॉर द इंटेंडेड पर्पस। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ESG इंटीग्रेशन के बारे में। तो इसमें कहते हैं ESG फैक्टर्स को जनरली इंक्लूड किया जाता है इन फर्म्स वैल्यूएशन बाय मेकिंग वेरियस एडजस्टमेंट टू द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बैलेंस शीट की असेट्स है इसके अंदर एडजस्टमेंट करा जाता है जिससे कि वो रिफ्लेक्ट कर सके इम्पेयरमेंट को। ओके, तो अब अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे ESG इंटीग्रेशन के। तो ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जैसा नाम वैसा काम, यानी कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो चीजें होती है उसके बारे में बात की गई है। यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है इसके अंदर आता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, reduce emission, existence of carbon assets and adherence to environmental safety and regulatory standards। ओके, तो अब इसके एग्जांपल के अंदर बात की गई है एक सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में। तो अगर अपन को पता हो तो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वाटर का ही होता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको कंसर्न है अबाउट वेस्टिंग वाटर। तो इस कंसर्न को ठीक करने के लिए उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन करा जिससे कि जो वाटर यूसेज है वो लोअर हो गया ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। तो इस इंप्रूवमेंट को देखते हुए जो एनालिस्ट है उसने जो प्रोजेक्टेड COGS है उसको भी रिड्यूस कर दिया। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर वो सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। अब इनका जो वाटर का यूजेज कम हो गया, यानी कि इनका जो COGS है वो कम हो गया है। अब जब COGS कम हो गया तो यानी कि जो GP मार्जिन है वो इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि हायर फोरकास्टेड अर्निंग दिखेगी एंड देयरफॉर जो स्टॉक का प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो अब जब इस कंपनी ने इतना बढ़िया काम करा है तो लोगों को इसके ऊपर क्या एक श्रद्धा आ जाएगी, यानी क्रेडिटवर्दीनेस इसकी इंप्रूव हो जाएगी। इस वजह से इसका जो CDS और बॉन्ड प्राइस है इसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे सोशल फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर लोगों के भले के बारे में सोचा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो कि कंपनी में काम भी करें एंड बाकी के लोग भी, इन सब के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है वो इम्पैक्ट करता है पीपल को, इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, कस्टमर, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया एक ड्रग कंपनी का। तो ये एक ऐसी ड्रग कंपनी जो कि एक्सपीरियंस कर रही है लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ प्रोडक्ट रिकॉल, यानी कि प्रोडक्ट उनके वापस मंगवाने पड़ गए बिकॉज प्रोडक्ट बहुत ही खराब थे। प्रोडक्ट क्वालिटी कॉन्ट्रोवर्सीज, ये कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर आ गया कि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके ऊपर फाइन्स लगा दिए गए, वार्निंग लेटर्स आ गए फ्रॉम द रेगुलेटर्स। अब जब इस ड्रग कंपनी का इतने सारे नेगेटिव फैक्टर होते जा रहे हैं तो लोगों को ये लगेगा कि फ्यूचर में भी ये सब चीजें रिपीट हो सकती है। देयरफॉर जो एनालिस्ट है वो यहाँ पर सम नेगेटिव एडजस्टमेंट करता है, जैसे कि COGS का परसेंटेज बढ़ा देगा, प्रोजेक्टेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी इंक्रीज कर देगा बिकॉज ये सब चीजों की वजह से इसके खर्चे बढ़ जाते हैं एंड इन सब नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से इसका नेगेटिव वैल्यूएशन होता है एंड ये इंपैक्ट करता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड होल्डर्स दोनों को, स्पेशली अगर फर्म का जो ब्रांड रेपुटेशन है वो इंपेयर हो चुका है, यानी कि अब इस ब्रांड का रेपुटेशन खराब हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं G की तरफ, यानी कि गवर्नेंस फैक्टर्स की तरफ। तो गवर्नेंस के अंदर इन कंपनी के अंदर के बारे में बात की, यानी कि उसका BOD मैनेजमेंट, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है इसके अंदर अपन बात करते हैं ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में, बोर्ड इंडिपेंडेंस के बारे में एंड कंपोजिशन एंड कंपनसेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है इसके अंदर बात की गई एक बैंक के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कंपेयर टू द पीयर्स, जो बैंक का बोर्ड है वो ऐसा देखा गया कि वो लैगिंग है इन नंबर ऑफ मेजर्स, जैसे कि जो बैंक का चेयरपर्सन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, साथ ही साथ बैंक का जो ओवरऑल इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी है वो भी लो है, साथ ही साथ जो बोर्ड के मेंबर्स है इनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी लो है एंड साथ ही साथ कई सारे ऐसे बोर्ड मेंबर है जिनका लॉन्ग टेन्योर है। अब अपन यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स देखे हैं ये सब के सब एक बैंक के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं बिकॉज इन सब फैक्टर्स की वजह से एक बैंक इंडिपेंडेंटली एंड एफिशिएंटली फैसला नहीं ले सकता है। अब इन फैक्टर के साथ एक एडिशनल फैक्टर भी बताया गया है। इसके अंदर कहते हैं जो बैंक है इसका हायर रेशियो है ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स देन इट्स पीयर्स, यानी कि जो इसके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का जो रेशियो है वो हायर है देन द पीयर्स। अब जब इस बैंक के अंदर इतनी सारी गड़बड़ी चल रही है, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, देयरफॉर जो एनालिस्ट है वो यूज करेगा हायर रिस्क प्रीमियम को टू वैल्यू द बैंक स्टॉक एंड ऑल्सो इंक्रीज भी करेगा क्रेडिट स्प्रेड यूज टू वैल्यू द बैंक डेट, यानी कि एनालिस्ट इसको शक के नजरिए से देखेगा, इसके अंदर रिस्क ज्यादा है, देयरफॉर यहाँ पर वो हायर रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा। साथ ही साथ जब इसके अंदर रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पर जो क्रेडिट स्प्रेड है वो भी वाइडन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन बढ़ते हैं LOSC की तरफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ESG रेलेवेंट फैक्टर्स फॉर ONT, यानी कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो यहाँ पर सबसे बात की गई है ESG डेटा के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं जो ESG का डेटा आता है वो नॉन यूनिफॉर्म एंड वॉलंटरीली होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है ये जो डेटा है वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से भी आ सकता है, कॉर्पोरेट फाइलिंग से भी आ सकता है, तो इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म माना जाता है। एंड वॉलंटरी का यहाँ पे मतलब है कंपनीज के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि उनको करना ही करना पड़ेगा रिपोर्ट, उनका मन है तो करे, मन नहीं है तो ना करे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं एनालिस्ट शुड कीप इन माइंड इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड मटेरियलिटी व्हाइल आइडेंटिफाइंग ESG फैक्टर्स। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब है हो सकता है एनालिस्ट ने एक ESG फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया हो जो कि कंपनी के अंदर
अंदर फॉलो नहीं हो रहा है एंड इस इशू का फाइनेंशियल इंपैक्ट भी होगा बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा। बट अगर उसका जो क्लाइंट है वो शॉर्ट टर्म वाला है तो वो उसको इस चीज़ का बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा, तो यानी कि वो इसको रेकमेंड ही नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पे मेटलिटी का मतलब है उस ESG फैक्टर का जो इंपैक्ट वो शेयर के प्राइस पे भी होना चाहिए, साथ ही उसके ऑपरेशन एंड अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर भी होना चाहिए। बिकॉज अगर उसको कोई इंपैक्ट ही नहीं होने वाला है इन सब चीज़ों के ऊपर तो अपन एनालिसिस ही क्यों कर रहे हैं, अपन को कोई फायदा ही नहीं होगा ना। तो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे कहते हैं हो सकता है जो क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो शॉर्ट टर्म हो बट जो ESG रिस्क फैक्टर है वो लॉन्ग टर्म हो। तो यहाँ पर अगर अपन चाहें तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं लोअर परसेंटेज ऑफ क्रेडिट स्प्रेड ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड एंड हायर परसेंटेज ऑफ क्रेडिट स्प्रेड ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड। फिर नेक्स्ट इसके अंदर बात की गई स्टैंडर्ड एसेट के बारे में, यानी कि कंपनी का इक्विपमेंट है वो आगे जाके ऑब्सोलीट होने वाला है। एंड लास्ट इसके अंदर कहते हैं उन टाइप के ESG फैक्टर कंसीडर करना चाहिए जो कि मटेरियल हो। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ रेलेवेंट ESG फैक्टर्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर अपन पता लगाएंगे कि कौन सा ESG फैक्टर ज्यादा रेलेवेंट माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है ESG डेटा प्रोवाइडर के बारे में, यानी कि अपन को डेटा कहाँ से आ रहा है। तो इसमें कहते हैं जो ESG का डेटा है वो वेंडर से आता है ऑफ ESG इन्फॉर्मेशन, जैसे कि MSCI, सस्टेनालिटिक्स और रैप रिस्क। ये जो वेंडर्स वो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को इन फॉर्म ऑफ रैंकिंग, स्कोर्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स। ओके, तो फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसमें कहते हैं कि ये कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप्स होते हैं जो कि अपन को प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट ESG फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है IIRC एंड SASB के बारे में। IIRC का मतलब है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल एंड SASB का मतलब है सस्टेनेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है टू प्रमोट स्टैंडर्डाइज कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर ऑफ ESG इशूज। फॉर एग्जाम्पल जो SASB है वो प्रमोट करता है कंसिस्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो लास्ट में बात की गई है प्रोप्राइटरी मेथड के बारे में। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो यूज करता है फर्म के टूल्स का अलॉन्ग विद हर जजमेंट, जिससे को गैदर कर सके ESG डेटा फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर सोर्सेज। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन को एक पर्टिकुलर कंपनी का ESG डेटा चाहिए तो वो मिल सकता है फ्रॉम सोर्सेज जैसे कि 10 के रेगुलेटरी फाइलिंग्स, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर दो टाइप के एसेट क्लास के बारे में बात की गई है, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पर कहा जाता है इक्विटी के अंदर बात की जाती है बोथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बट फिक्स्ड इनकम के अंदर सिर्फ रिस्क के बारे में बात की जाती है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्विटी के अंदर अपन को बहुत अपसाइड पोटेंशियल भी होता है, डाउनसाइड पोटेंशियल भी होता है, यानी कि पॉजिटिव ESG फैक्टर से अपन को और फायदा भी हो सकता है एंड नेगेटिव ESG फैक्टर की वजह से अपन को घाटा भी हो सकता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी है। बट फिक्स्ड इनकम के अंदर देखो यहाँ पर सीलिंग पहले से फिक्स हो चुकी है, यानी कि अगर सब कुछ बढ़िया गया तो आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको मिलेगा, बट अगर कुछ खराब गया तो आपको उतना भी नहीं मिल पाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल तो कुछ है नहीं, केवल डाउनसाइड रिस्क ही है यहाँ पर। तो इक्विटी के अंदर अपन बात करते हैं रेवेन्यू, COGS रेशियोज, RE इन सब के बारे में। एंड यहीं पे अगर अपन फिक्स्ड इनकम को देखें तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सिर्फ क्रेडिट स्प्रेड के बारे में, बिकॉज अगर सब कुछ बढ़िया गया तो जो क्रेडिट स्प्रेड वो नैरो हो जाएगा, बट अगर कुछ खराब गया तो क्रेडिट स्प्रेड वो वाइडन हो जाएगा। एंड अगर अपन इक्विटी के बारे में बात करें तो अगर बढ़िया हुआ तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, COGS गिर जाएगा, रेशियोज इंप्रूव हो जाएंगे, RE कम हो जाएगा। बट अगर सब कुछ घटिया गया तो रेवेन्यू गिर जाएगा, COGS इंक्रीज हो जाएगा, रेशियो सब खराब हो जाएंगे एंड RE भी बढ़ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं इन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखने के लिए अपन सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग का यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन LOS-B की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, एंड अपन ये देखते हैं क्या वो इफेक्टिव है या फिर नहीं। तो इसके अंदर कहता है इनइफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेंजरस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसकी वजह से उसका रेवेन्यू पूरी तरह से गिर सकता है, कॉस्ट बढ़ सकती है, उसके प्रॉफिट कम हो सकते हैं, साथ ही उसका रिस्क बढ़ सकता है एंड रिस्क बढ़ने की वजह से उसका जो RE है वो भी बढ़ जाएगा एंड इस वजह से उसका जो प्राइस है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं शेयर एक्टिविज्म, यानी कि एक्टिव शेयर होल्डर फोर्स कर सकते हैं कंपनी को, यानी कि मैनेजमेंट को, कि वो अडॉप्ट करे बेस्ट प्रैक्टिसेस को। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे बोर्ड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, एग्जीक्यूटिव रेन्यूमरेशन के बारे में एंड शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बोर्ड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस से। तो यहाँ पर अपन देखेंगे किस टाइप की बोर्ड की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस डिटरमाइन करती है उसकी इफेक्टिवनेस को। तो यहाँ पर 6 फैक्टर्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे BOD स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें कहते हैं अपन को पसंद है 2 टाइप का स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ पे सुपरवाइजरी बोर्ड अलग एंड सबऑर्डिनेट बोर्ड अलग हो। साथ ही साथ अपन को CEO ड्यूअलिटी अच्छी नहीं लगती है। CEO ड्यूअलिटी तब अगर होता है जब CEO को चेयरपर्सन बना दिया जाता है बोर्ड का, यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज ऑल्सो द CEO। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे बोर्ड इंडिपेंडेंस के बारे में। इसके अंदर कहते हैं जितना ग्रेटर परसेंटेज होगा ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उतने ज्यादा उसको बढ़िया माना जाता है, उतना ही बोर्ड को इंडिपेंडेंट माना जाता है। नेक्स्ट फैक्टर के अंदर अपन बात करेंगे बोर्ड कमेटी के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं इन केस ऑफ गवर्नेंस रिलेटेड कमिटीज जैसे कि रिन्यूमरेशन कमेटी हो गई, नॉमिनेशन कमेटी हो गई एंड रिस्क कमेटी हो गई, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बढ़िया माना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे बोर्ड स्किल एंड एक्सपीरियंस के बारे में। इसके अंदर कहते हैं जो बोर्ड के मेंबर्स है उनके पास स्किल एंड एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन दिस इंडस्ट्री एज वेल एज अदर्स, यानी कि उनको खुद के इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस हो और बाकी दूसरी जगह का
का भी एक्सपीरियंस हो। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि जो बोर्ड है इसके अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए जिससे कि वो हर तरह से सोच सके। और जो बीओडी का टेन्योर है वो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 10 ईयर्स अगर होता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर के अंदर अपन बात करेंगे बोर्ड कंपोजिशन के बारे में। इसके अंदर कहते हैं स्मॉल डाइवर्स बोर्ड अच्छा माना जाता है। डाइवर्स का मतलब है जेंडर, एज, ज्योग्राफी, यानी कि ऐसा बोर्ड जिसके अंदर डाइवर्सिटी भरपूर हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज, ज्योग्राफी, तो उसको बढ़िया बोर्ड माना जाता है। ऐसा तो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो लास्ट फैक्टर में बात की गई है अदर कंसिडरेशन एंड बोर्ड इवैल्यूएशन के बारे में। इसके अंदर कहते हैं जो बोर्ड है वो अकाउंटेबल होता है टू द शेयर होल्डर एंड साथ ही साथ वो ओवरसाइट भी करता है मैनेजमेंट को, देयरफॉर उसका जो इवैल्यूएशन है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अपने बोर्ड के पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ओवर हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन और रेन्यूमरेशन की तरफ। ओके, तो यहाँ पर कहते हैं जब फर्म के एग्जीक्यूटिव का रेन्यूमरेशन एनालाइज करा जाता है तो सबसे प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि ये चेक करना कि क्या कंपनसेशन स्कीम प्रॉपर्ली अलाइन भी करती है यानी मैनेजमेंट का इंसेंटिव विद कॉर्पोरेशन वैल्यू क्रिएशन। यानी कि यहाँ पे अपना प्राइमरी कंसर्न ये होता है चेक करना कि क्या कंपनी और उसका मैनेजमेंट दोनों एक ही दिशा में तो जा रहे हैं ना। अगर वो दोनों अलग अलग तरफ जा रहे हैं, यानी कि जब मैनेजमेंट का इंसेंटिव कंपनी से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो वो अपने लिए काम करेगा ना, कंपनी के बारे में क्यों सोचेगा। तो दोनों एक ही दिशा में जाने जरूरी है। तो इसको चेक करने के लिए मैट्रिक्स जैसे कि केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूजफुल मेजर माने जाते हैं ऑफ इंसेंटिव मैकेनिज्म। ओके, तो नेक्स्ट में बात करेंगे क्लॉबैक पॉलिसीज के बारे में। ये अलाउ करता है फर्म को कि वो रिक्लेम कर सकता है पास कंपनसेशन को अगर इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट लेटर लाइट में आता है। यानी कि आसान भाषा में यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर अपन को पता चलता है कि एक एम्प्लॉय या फिर मैनेजमेंट ने पास में अपना फायदा करने के लिए कुछ गलत करा था तो उससे वो कंपनसेशन वापस से ले लिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे से ऑन पे रूल्स के बारे में। ये अलाउ करता है स्टेक होल्डर को एन अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो वोट कर सके ऑन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। ओके, तो यहाँ पर अपना एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अपन लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ पर कहते हैं कई टाइप के जो फर्म का स्ट्रक्चर है इसके अंदर शेयर ऑफर करे जाते हैं सिंगल क्लास विद इक्वल वोटिंग राइट, यानी कि सभी लोगों को सेम टाइप के शेयर्स ऑफर करे जाते हैं एंड सबके अंदर ही इक्वल वोटिंग राइट होता है, किसी का एक्स्ट्रा कम का कुछ भी नहीं होता है। बट अल्टरनेटिवली यहाँ पर एक ड्यूअल क्लास स्ट्रक्चर भी होता है कुछ कंपनीज के अंदर एंड इस स्ट्रक्चर के अंदर शेयर जो कि हेल्ड किए जाते हैं फर्म के फाउंडर और मैनेजमेंट के द्वारा उसके अंदर ग्रेटर वोटिंग राइट होता है एज कम्पेयर टू दोज जो कि सोल्ड करे जाते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वेस्टर। इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है इनका बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है एंड देयरफॉर यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है बिटवीन टू क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, तो नेक्स्ट अपन एलओएसए की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड इफेक्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो दो टाइप का ओनरशिप स्ट्रक्चर हो सकता है, डिस्पर्स या फिर कंसंट्रेटेड। डिस्पर्स का मतलब है बहुत सारे शेयर होल्डर है एंड किसी का भी कंट्रोल नहीं है, यानी कि शेयर होल्डर न्यूमेरस एंड नन हैज कंट्रोल। पर कंसंट्रेटेड के अंदर सिंगल और ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर के पास कंट्रोल होता है ओवर द कॉर्पोरेशन। तो अपन डिस्पर्स को सोच सकते हैं एक तरह का परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड कंसंट्रेटेड को सोच सकते हैं अपन मोनोपोली और ओलिगोपोली, बिकॉज उनके पास पूरा कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं डिस्पर्स ओनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर वीक शेयर होल्डर होता है एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है। वीक शेयर होल्डर इसलिए होता है बिकॉज किसी के पास भी कंट्रोल नहीं होता है, केवल मैनेजमेंट के पास ही कंट्रोल होता है। बट अगर अपन बात करें कंसंट्रेटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रुप होता है एंड वीक अदर शेयर होल्डर ग्रुप होता है एंड वीक मैनेजमेंट होता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के पास ही पूरी पावर होती है कंपनी की एंड बाकी लोगों के पास कोई पावर ही नहीं होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं डिस्पर्स ओनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर प्रिंसिपल एजेंट कंफ्लिक्ट होता है एंड कंसंट्रेटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर के अंदर प्रिंसिपल कंफ्लिक्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो कंट्रोल है वो ओनरशिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके अंदर बात की गई डुअल क्लास शेयर्स के बारे में एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी है इनके पास ग्रेटर कंट्रोल हो सकता है। अब यहाँ पर एक स्टिकी नोट है, इसकी तरफ अपन देखते हैं। यहाँ पर वर्टिकल ओनरशिप अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल ओनरशिप अरेंजमेंट के बारे में बात की गई है। तो वर्टिकल ओनरशिप अरेंजमेंट के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप होता है जिसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है इन द होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होने की वजह से उसका ऑपरेटिंग कंपनीज के ऊपर भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसको एग्जांपल की मदद से समझाया गया है। इसके अंदर कहते हैं एक शेयर होल्डर ओन करता है 40% ऑफ होल्डिंग कंपनी ए एंड ये जो कंपनी ए है वो होल्ड करती है 60% ऑफ ऑपरेटिंग कंपनी बी। तो डिस्पाइट ऑफ ओइंग 40% एट द टॉप लेवल, ये इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग कंपनी बी को थ्रू होल्डिंग कंपनी ए। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल ओनरशिप अरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी कंपनी जिसके कॉमन सप्लायर और कस्टमर होता है वो क्रॉस होल्ड करता है ईच अदर के शेयर्स को। एग्जांपल के लिए कंपनी एक्स ओन करता है 30% ऑफ कंपनी वाई एंड जो कंपनी वाई है वो ओन करता है 30% ऑफ कंपनी एक्स। तो इसके अंदर कहते हैं इवन अगर कोई भी शेयर होल्डर के पास मेजोरिटी नहीं होता है तो ये जो कंपनी है वो एक्ट कर सकते हैं टुगेदर एंड इफेक्टिवली माइनॉरिटी शेयर होल्डर को सिग्निफिकेंट कंट्रोल मिल जाता है ओवर द डिसीजंस। ओके, तो फिर नेक्स्ट इसमें बात यही डुअल क्लास शेयर्स के बारे में। अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कुछ लोगों के पास स्पेशल टाइप के शेयर्स है जिसके अंदर मोर वोटिंग रेट होता है देन नॉर्मल शेयर्स। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे 4 सिचुएशंस के बारे में। तो इन सिचुएशंस को देखते हुए उनको इसको क्वांटिफाई करना है कैटेगरी 1 का है या फिर कैटेगरी 2 का है। कैटेगरी 1 का मतलब डिस्प्यूज्ड वोटिंग राइट एंड कैटेगरी 2 का मतलब है कंसंट्रेटेड वोटिंग राइट। तो यहाँ पर 4 सिचुएशन के बारे में बात की गई है। सिचुएशन 1 के अंदर डिस्पर्स्ड ओनरशिप एंड डिस्पर्स्ड वोटिंग राइट है। तो यहाँ पर जो वोटिंग राइट है इसको प्रेफरेंस हमेशा दी जाती है। तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड वोटिंग राइट है इसका मतलब इसको कैटेगरी 1 का माना जाएगा। सेकंड सिचुएशन के अंदर
डिस्पर्स्ड ओनरशिप है एंड कंसंट्रेटेड वोटिंग पावर है, तो यहाँ पर जो वोटिंग पावर है इसको ज्यादा फोकस दिया जाता है, देयरफॉर कंसंट्रेटेड वोटिंग पावर है यहाँ पर, तो इसको कैटेगरी 2 माना जाएगा। सिमिलरली वन सिचुएशन 3 की तरफ आता है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड ओनरशिप है एंड डिस्पर्स्ड वोटिंग पावर है, तो यहाँ पर वोटिंग पावर को फोकस का माना जाएगा एंड इस वजह से इसको कैटेगरी 1 में डाल दिया जाएगा। एंड सिचुएशन 4 के अंदर कहते हैं कंसंट्रेटेड ओनरशिप एंड कंसंट्रेटेड वोटिंग पावर है, तो यहाँ पर जो वोटिंग पावर है इसके ऊपर फोकस होगा, ये कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब इसको कैटेगरी 2 के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इन सबको देखने से अपन को ये पता चलता है जो कैटेगरी उसको डिसाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग पावर एंड ना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप, यानी कि अपन को केवल वोटिंग पावर से फर्क पड़ता है, कितना वोटिंग पावर है, अपन को उसने कितना ओन कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में जिसके बारे में ऑथर ने बात करी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे डायरेक्टर इंडिपेंडेंस के बारे में। तो डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट तब माना जाएगा जब उसका कोई भी सिग्निफिकेंट रेन्यूमरेशन नहीं होगा, ना ही उसका सिग्निफिकेंट ओनरशिप होगा एंड ना ही उसका एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होगा विद द फर्म, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट बात की गई है बोर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें सोचो 1 टायर और 2 टायर बोर्ड, अपन प्रेफर करते हैं 2 टायर बोर्ड को, 1 टायर बोर्ड को अपन सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कुछ जुरिस्डिक्शन के अंदर स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट भी होते हैं फॉर माइनॉरिटीज। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है स्टूवर्डशिप कोड के बारे में। स्टूवर्डशिप कोड एनकरेज करता है इन्वेस्टर को कि वो एक्सेस करे अपने लीगल राइट्स को, जिससे कि वो बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कंपनी के अंदर लेकर के आ पाए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात की गई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड लॉस एंड लिस्टिंग के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कुछ कंपनीज अडॉप्ट करा है गाइडलाइंस रिगार्डिंग कंप्लाई और एक्सप्लेन सीजी कोड्स। इसका मतलब है कंपनीज को कंप्लाई करना ही पड़ेगा विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, और अगर वो कंप्लाई नहीं करें तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने कंप्लाई आखिर क्यों नहीं करा। ओके, तो लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर अपन बात करेंगे इन्फ्लुएंसिंग शेयर होल्डर्स के बारे में। इसको नेक्स्ट पेज में डिटेल में पढ़ाया गया, अपन इसको वहीं पे पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले अपन यहाँ पे जो 2 दिए गए स्टिकी नोट है इनको देखते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है लिस्टेड एसओईज के बारे में एंड इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट्स के बारे में। लिस्टेड एसओईज का मतलब है ऐसी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो कि पार्शियली ओन की जाती है बाय द गवर्नमेंट एंड वो एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड है। एंड इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट्स का मतलब है एक फैमिली जो कि कंट्रोल करती है मल्टीपल कंपनीज को। ओके, तो अब अपन पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर। तो यहाँ पर 8 टाइप के इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर के बारे में बात की गई है। बैंक, फैमिली, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ग्रुप कंपनीज, प्राइवेट इक्विटी फर्म, फॉरेन इन्वेस्टर एंड मैनेजर एंड बोर्ड डायरेक्टर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बैंक के बारे में। तो इसमें कहते हैं एक बैंक जब लैंड करती है फिर इन्वेस्ट करती है एक फर्म के अंदर, तो वो एक तरह से उसको इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि उसके डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। साथ ही साथ अगर एक बैंक एक फर्म के अंदर लैंडर भी एंड शेयर होल्डर भी है तो वो हो सकता है एक फर्म को फोर्स करे कि वो कॉस्टली लोन्स ले। अगर फर्म ऐसा करती है तो वो हार्म करती है अदर शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो प्रिवेंट करेगा इस टाइप के कन्फ्लिक्ट। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैमिलीज के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कई रीजन्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो फैमिली ओन एंटरप्राइजेज है वो डोमिनेट करते हैं। अगर वो डोमिनेट करेंगे तो इसका मतलब जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा बिटवीन ओनर एंड मैनेजर वो रेड्यूस हो जाएगा, बिकॉज ये जैसा चाहे वैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से ये लिमिट कर सकता है हायरिंग ऑफ एक्सटर्नल टैलेंट। साथ ही साथ इस वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी रेड्यूस हो सकती है एंड ये साइडलाइन भी करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, बिकॉज ये अपनी चलाते हैं, माइनॉरिटी के बारे में सोचते ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के बारे में। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो या तो इसको रन करती है या फिर ओन करती है स्टेक इन फर्म्स इन द की सेक्टर। यहाँ पे जो फर्म है वो प्रायोरिटाइज करती है पब्लिक बेनिफिट को ओवर द प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी पब्लिक बेनिफिट को मिलती है, प्रॉफिट का मेन मोटिव नहीं होता है। इस वजह से ये अफेक्ट करता है एफिशिएंसी को एंड शेयर होल्डर रिटर्न को, बिकॉज उसके ऊपर तो इनका फोकस ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में। तो ये लार्ज इन्वेस्टर होते हैं जैसे कि पेंशन फंड एंड म्यूचुअल फंड जो कि ओन करते हैं सिग्निफिकेंट शेयर इन कंपनीज एंड ये चाहे तो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं मैनेजमेंट को, जिससे कि वो एक्ट करे इन द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट डिस्पेक्ट नॉट होल्डिंग कंट्रोलिंग स्टेक्स। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्रुप कंपनीज के बारे में। इसमें कहते हैं कई टाइप के बिजनेस ग्रुप यूज करते हैं क्रॉस होल्डिंग ऑफ शेयर्स। ऐसा करने से वो अपना कंट्रोल मेंटेन करके रख सकते हैं एंड साथ ही साथ वो लिमिट भी कर सकते हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंस को। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो लीड करता है टू अनफेयर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड ये हर्ट भी करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के बारे में। तो इस टाइप की जो फर्म है वो इन्वेस्ट करती है प्राइवेट कंपनीज के अंदर और या फिर ऐसी पब्लिक कंपनीज के अंदर जिसको वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस है वो ऑफन इंप्रूव करती है गवर्नेंस को बाय एडिंग परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड कॉर्पोरेट ओवरसाइट। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में। तो फॉरेन इन्वेस्टर ऑफन पुश करते हैं, यानी कि फोर्स करते हैं कंपनी को कि वो हायर ट्रांसपेरेंसी लेकर के एंड अकाउंटेबिलिटी लेकर के आए। ये बेनिफिट करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। साथ ही साथ इसमें कहते हैं क्रॉस लिस्टिंग अगर होती है इन द स्ट्रिक्टर मार्केट तो इंप्रूव कर सकते हैं इनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड को भी। ओके, तो लास्ट में अपन बात करते हैं मैनेजर एंड बोर्ड डायरेक्टर के बारे में। तो इसमें कहते हैं कि जो मैनेजर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इनसाइडर कहा जाता है। तो हो सकता है कि जो इनसाइडर है वो उसी कंपनी के शेयर्स ओन करे, तो इस वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो अलाइन हो जाएगा शेयर होल्डर्स के साथ। पर हाउएवर वो हो सकता है खुद के फायदे के लिए, यानी कि खुद को बचाने के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए वो ओवरऑल शेयर होल्डर के बारे में ना सोचे, यानी कि वो हो सकता है यूज करे अपने इन्फ्लुएंस को जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके पर्सनल बेनिफिट को रादर देन ओवरऑल शेयर होल्डर वैल्यू।